नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सबका। और करंट अफेयर्स के सेशन के अंतर्गत आज कुल 25 प्रश्न हैं और ये क्लास अब आपकी नियमित रहेगी। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने फैक्ट बताए जाते हैं, जो पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाती है, उसको सुरक्षित रखें अपने पास। और जो फैक्ट बताए जाते हैं उसको आप खूब अच्छे से आप करते हुए आगे बढ़ें, नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ें। सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं और आपको बता दूं कि इस पीडीएफ के लास्ट में कुछ प्रीलिम्स फैक्ट आपके दिए हुए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से जुड़े हुए फैक्ट हैं। तो उसको भी साथ साथ कंप्लीट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है। बोला जा रहा है कि हाल ही में Y20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। चलिए बताइएगा। और यहाँ पे जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से करना है। और जैसे आप एप्लीकेशन में शेयर करते हैं उसी प्रकार से एप्लीकेशन में भी शेयर करना है। तो होमवर्क करना अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बिना इसके काम नहीं बनेगा। बोला जा रहा है हाल ही में Y20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। आपको बता दें कि विशेष रूप से ये जो सेशन है रिवीजन के सेशन के तौर पे है, रिवीजन सेशन के तौर पे है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर चीजें आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा अभी, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, आज एक लंबा अंतराल था उसके बाद हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी आज इसमें थोड़े से फैक्ट आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जो रेगुलर क्लास हमारी होगी, जो रेगुलर क्लास हमारी होगी उसमें आपको बहुत डिटेल में फैक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कक्षाएं हमारी रिवीजन के तौर पे होंगी, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, यूपी पीसीएस के संदर्भ में जो क्लासेस होंगी उसमें फैक्ट कम देखने को मिलेंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो प्रश्न है उसी से संदर्भित बात करेंगे। लेकिन जो रेगुलर की हमारी कक्षाएं होती हैं आजाद बीपीएससी पे, वहां पे डिटेल्ड में हम चीजों को लेकर चलते हैं। आज पहला दिन है तो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक होली के बाद। तो अभी आज इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। हाल ही में Y20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई ये आपको बताना। उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या मिजोरम। Y20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई आपको बताना है। Y20 समूह की पहली बैठक की यदि हम बात करें तो ये असम में आयोजित की गई थी, असम राज्य में। असम राज्य में कहाँ पे आयोजित की गई थी तो आपको बता दें कि गुवाहाटी में यह आयोजित की गई थी, ये आपको पता होना। असम राज्य के गुवाहाटी में यह बैठक आपकी आयोजित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। असम की जब बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें जो हमारे पुराने छात्र हैं उनको पता होगा। असम की जब बात करते हैं तो असम के नेशनल पार्क की बात अवश्य होती है। असम के जो ऑयल रिफाइनरी हैं उनकी बात अवश्य होती है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो नेशनल पार्क की बात करने वाले हैं। नेशनल पार्क की जब बात करते हैं तो यहाँ पे दो नेशनल पार्क प्रमुखता से जो आपको पता होना चाहिए, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा मानस क्यों याद रखना है प्रमुखता से, क्योंकि काजीरंगा और मानस की जब बात करते हैं तो एक सिंघी जो गैंडे होते हैं उनका संबंध, वन हार्न राइनो जो हैं उनका संबंध यहाँ से आपको देखने को मिलता है। भारत में वन हार्न राइनो या एक सिंघी गैंडे और कहाँ पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल का जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। भारत के अतिरिक्त एक सिंघी गैंडे या वन हार्न राइनो कहाँ पाए जाते हैं भारत के बाहर। तो भारत के बाहर के स्थान की बात करें तो नेपाल आपको जाना पड़ेगा, और नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत ही अच्छा स्थान है, आपको विजिट करना चाहिए। चितवन नेशनल पार्क बिहार के यदि हैं आप हैं तो बहुत आसानी से आप जा सकते हैं। आपका रक्सौल बॉर्डर है वहां से जा सकते हैं। आप पश्चिमी चंपारण से होके जाते हैं, वाल्मीकि नगर से होके जा सकते हैं। तो चितवन नेशनल पार्क जो है यहाँ पर भी एक सिंगी गैंडों की बहुतायत मात्रा में आपकी उपस्थिति देखने को मिलती है। चितवन की जब बात करते हैं तो इसका संबंध बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क से जुड़ता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क से ये जुड़ा हुआ है, वाल्मीकि नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। एक नदी है जो डिवाइड करती है वाल्मीकि नेशनल पार्क को और चितवन नेशनल पार्क को, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक और नेशनल पार्क नेपाल का है जो पूछा जाता है, वो है बर्दिया नेशनल पार्क, ठीक है, बर्दिया। हालांकि कई सारे नेशनल पार्क हैं, कई सारे राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के तराई में आपको देखने को मिलते हैं। नेपाल में प्रमुखता से दो राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलता है, एक पूर्व से पश्चिम और एक उत्तर से दक्षिण। तो ये जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं, यदि उत्तर से दक्षिण इनका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यदि आप इस पे हल्द्वानी से यहाँ से एंटर करते हैं और आप जाते हैं ऐसे बिहार के लास्ट तक, पश्चिम बंगाल तक, तो आपको देखने को मिलता है कि जो भी इनके नेशनल पार्क हैं वो इनके तराई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं।
नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ की मुद्रा जो है वो है नेपाली रुपया। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास हम इन्हीं के साथ करते हैं। सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास हम करते हैं, वायुसेना अभ्यास है, इनके साथ करते हैं। पोखरा नामक यहाँ पे एक प्रमुख स्थान है, टूरिस्ट प्लेस है जो पूछा जाता है, उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? क्या बोला जा रहा है? संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ, आपको बताना है। संघाई सहयोग संगठन, आप जानते होंगे कि 15 जून वर्ष 2001, 15 जून वर्ष 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, और 15 जून वर्ष 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि इसके संस्थापक सदस्यों की बात कर लें कि कौन कौन से देश इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं, तो आपको याद रखना है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस याद रखना है, और रूस के साथ साथ चीन। ये कुछ देश हैं जो इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं, प्रमुखता से रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इन देशों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। ठीक है, मुंबई में हुआ, ये आपको पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में फरवरी 2023 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं? फरवरी 2023 में इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं? आपने देखा था कि 3 राज्य ऐसे थे, भारत के 3 राज्य थे जहां पे विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। तो वो 3 राज्य कौन से थे, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे चुनाव की बात आ रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए कि जब हम चुनाव की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का भाग है 15वें भाग में, याद रखिएगा 15वें भाग में जो है वो निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, निर्वाचन की चर्चा की गई है। और आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक की बात होती है, और आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक में निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई सभी, आप कह सकते हो, नियुक्तियों, उनके कार्यों के बारे में जानकारी है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? 324 से संबंधित 324 से लेकर के 329 तक आपको देखने को मिलते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इनके सदस्यों के बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में, इनके शपथ के बारे में, इनके वेतन के बारे में सारी जानकारियां आपको देखने को मिल जाती है। अब बोला जा रहा है कि किस राज्य में हाल ही में संपन्न हुए हैं निम्नलिखित में से, तो आपको बता दें जिन 3 राज्यों में संपन्न हुए थे उनमें था मेघालय, पहला राज्य था मेघालय, दूसरा राज्य था त्रिपुरा और तीसरा राज्य था नागालैंड। ठीक है, तो ये 3 राज्य आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। ये 3 राज्य आपके हैं मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, जहां पे संपन्न हुआ था। इनमें से एक राज्य यहाँ पे दिया है नागालैंड, आप नागालैंड को टिक करो। कुछ प्रमुख आयोजन हैं जो कि प्रश्न संख्या 2 से जुड़ते थे, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं चुनाव निष्ठा पर द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं चुनाव निष्ठा पर द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसके बाद मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन व व्यापार मेला, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का फैसला लिया है, इसलिए यह आयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव, यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, यह भी पता होना चाहिए आपको। अगला आपका आता है पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट, और ये आयोजित होगा प्रगति मैदान नई दिल्ली में, कब? अप्रैल माह 2023 में। अगला एक और है ऊंट महोत्सव 2023, यदि पूछ लिया जाए तो ऊंट महोत्सव 2023 राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है, आपको बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए हुए। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा। किस राज्य सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है, बताएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय रहा है, काफी विवादित निर्णय भी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने अपनी पहली बैठक में निर्णय लिया था। ये राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के नेशनल पार्क हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बर बारा नेशनल पार्क, ये आपको देखने को मिलता है। इस राज्य की 2 राजधानियां हैं, पहला है शिमला, दूसरी है धर्मशाला। धर्मशाला यदि हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन धर्मशाला की बात करें तो आपको देखने को मिलता है शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। और शिमला की बात करें तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेर चेरा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? चेर चेरा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, चेर चेरा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? जब फसल कटती है तो फसल कटने की खुशी में जब अनाज अपने घर ये ले जाते हैं, फसल को अपने घर ले जाते हैं, तो ये महोत्सव मनाया जाता है। और यह महोत्सव उस राज्य से संबंधित है जिस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इस राज्य से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है सिर्फ 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, दूसरा आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, तीसरा आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, चौथा आपको देखने को मिलता है ओडिशा और 5वां आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। मतलब ये राज्य वह है जिससे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा को हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इनमें से कुछ राज्य तो बाहर हो गए, जैसे उत्तराखंड इससे बाहर हो गया, झारखंड इससे बाहर हो गया, बचे कौन कौन? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़, बी विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौभरी नगर वन किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, बताइए। सौभरी नगर वन, सौभरी नगर वन किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसको बोलते हैं मथुरा। मथुरा जिलों में हाथियों के लिए पहला, भारत का पहला हाथियों का जो अस्पताल खोला गया था, याद रखना है, हाथियों का जो पहला अस्पताल खोला गया था भारत में, वो मथुरा के चुरमुरा नामक स्थान पे खोला गया था। कहाँ पे? चुरमुरा नामक स्थान पे ये खोला गया था, ये आपको पता होना चाहिए। चुरमुरा नामक स्थान पे ये खोला गया था। और यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि ये जो सौभर नागर नामक नगर वन है, ये यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन में जो है विकसित किए जाएंगे। और वृंदावन प्रमुख तीर्थ स्थान है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो इसका संबंध कहाँ से है? वृंदावन से है। वृंदावन कहाँ है? मथुरा जिले में है। राज्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में आता है, सी विकल्प सही उत्तर होगा। यहाँ पे हाथियों की बात करें तो आपको पता होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 में चलाया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। हाथियों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में चलाया गया। इसको बताइएगा। हाल ही में कहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है? हाल ही में कहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है?
चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब देना है सभी को। चलिए बताए, हाल ही में कहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको बता दें, आपने दो घाटियों का नाम सुना होगा। एक आपने सुना होगा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, और दूसरा आपने सुना होगा शांत घाटी। फूलों की घाटी और शांत घाटी आपने सुना हो। फूलों की घाटी की बात करें तो ये उत्तराखंड जिले के, सॉरी, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। शांत घाटी की बात करें तो ये केरल में आपको देखने को मिलता है, और इस प्रश्न का भी सही उत्तर है केरल, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे गान नगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? गान नगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। चलिए बताइए, गान नगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? चलिए, अच्छा प्रश्न है, बताएं। चार राज्य दिए हुए हैं, और चार राज्यों में यदि हम बात करें, सभी के सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। तो उस आधार पे आपको बताना है कि गान नगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। गान नगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है आपको बताना। चले, गान नगाई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? देखो, आपने एक नेशनल पार्क सुना होगा, किबुल लामझाओ, किबुल लामझाओ नेशनल पार्क। यदि नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा। एक झील है जिसको बोलते हैं लोकटक झील। लोकटक झील विश्व की एकमात्र आप कह सकते हो ऐसी झील है जिसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नाम है किबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे एक हिरण की विशेष प्रजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं संगाई हिरण। ठीक है, और इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और आपको बता दें, ये जो डांसिंग डियर है या संगाई हिरण है या लोकटक झील है या किबुल लामझाओ नेशनल पार्क है, ये संबंधित है मणिपुर से, और मणिपुर में ही गान नगाई महोत्सव मनाया जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मणिपुर में ही लोकटक झील है, मणिपुर में ही किबुल लामझाओ नेशनल पार्क है, और यहीं पर ही संगाई हिरण पाया जाता है जिसको डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसको बताइए, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां किया गया? ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां किया? आपको पता होगा, एक यहाँ का मैंने आपको संतरा भी बताया था जिसको जीआई टैग मिला है। क्या आप बता सकते हो पूर्वोत्तर भारत का वो कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर भारत का वो कौन सा राज्य है जिसके संतरे को जीआई टैग मिला है? चलिए, पहले मैंने बताया है तो ये आपके लिए होमवर्क है। पूर्वोत्तर भारत का वह कौन सा राज्य है जिस राज्य के संतरे को जीआई टैग मिला है? यदि आप बताएंगे तो बड़े बहुत खुशी की बात होगी। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑरेंज फेस्टिवल 2023 की बात करें तो इसका आयोजन किया गया कोहिमा में। कहाँ पे किया गया? कोहिमा में। कोहिमा क्या है? कोहिमा है नागालैंड की कैपिटल। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल में किया गया, और ये कोहिमा वही है जहां पे दिसंबर माह में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल जो है ये इसी राज्य में, इसी शहर में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हार्नबिल से जुड़ा हुआ एक और त्योहार है जिसको बोलते हैं पक्के पागा हार्नबिल। पक्के पागा हार्नबिल। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में यह मनाया जाता है, लेकिन केवल हार्नबिल की यदि हम बात करें तो आपका जवाब होगा नागालैंड। और इसी के साथ साथ कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए। एक जनजाति है जिसको बोलते हैं न्यासी जनजाति। ठीक है, न्यासी जनजाति जो है ये हार्नबिल के संरक्षण में कार्य कर रही है, तो न्यासी जनजाति भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
होमवर्क याद रखिएगा। वो संतरा कौन सा है जिसको जीआई टैग मिला है, आपको बताना है। इसको बताइएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? चलिए बताइएगा, प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी तक एक होमवर्क आपको दिया गया है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? इसको बताइएगा, किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? देखो यहाँ पे बात हो रही है प्रज्वला चैलेंज की। आपको बता दें इसको लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए इसको बताइएगा। वर्ष 2023 का विश्व प्रौद्योगिकी विधि कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2023 का विश्व प्रौद्योगिकी विधि कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया जाएगा? 4 देशों के नाम यहां पे दिए हुए हैं और इन्हीं में से आपको अपना चुनाव करना है। चलिए बताइएगा। यूएसए, कनाडा, भारत, ब्राजील। यूएसए, कनाडा, भारत, ब्राजील, इन चारों में से आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखो इसका सही उत्तर है कनाडा। अब कनाडा की हम बात करते हैं तो यदि आप थोड़े से भी जागरूक हैं ना तो आपको पता होगा उत्तरी अमेरिकी देश है, उत्तरी अमेरिकी देश है। और आज आपके लिए होमवर्क है, क्यों उत्तरी अमेरिका से संबंधित यदि कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है तो ज्यादातर संभावना होता है कि ये प्रश्न झीलों से संबंधित हो, क्योंकि उत्तर अमेरिका में जब बात करते हैं तो झीलों का 2 क्रम देखने को मिलता है, ठीक है? एक क्रम आपको कनाडा में देखने को मिलता है और एक यूएसए और कनाडा की सीमा पर देखने को मिलता है। तो आपको उन दोनों झीलों के क्रम को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है, पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाना है दोनों झीलों को, क्रम को याद रखिएगा, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, हारोन, इरी, ओंटारियो और इसके बाद फिर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, एथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग, ये जो क्रम है ना इनमें से आपको सजाना है। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है, ये आप जरूर कर लीजिए। इसको बताओ, वर्ष 2023 में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? वर्ष 2023 में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहां किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा, आपको बताना। चलिए बताइएगा। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या यूएसए? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो अब जो फैक्ट हैं ये 1 लाइनर प्रश्न है तो इनमें तेजी से आपको आगे बढ़ना है। इसका सही जवाब है भारत। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसको बताइए। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? बताएं, किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किसमें? ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। ब्राजील, अमेरिका, रूस या भारत? चलिए बताइएगा। देखो इसका सही उत्तर है यूएसए, अमेरिका, ठीक है? बी विकल्प इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहा अबेई का संबंध किस देश से है? अबेई एक स्थान है, बोला जा रहा है कि इसका संबंध किस देश से है? क्या बोला जा रहा है? अबेई का संबंध किस देश से है? आपने एक स्थान सुना होगा खार्तूम। आपने इसको तब सुना होगा जब आपने नील नदी के बारे में पढ़ा होगा। नील नदी के बारे में पढ़ा होगा तो इसकी 2 शाखाएं हैं, एक को बोलते हैं व्हाइट नील, एक को बोलते हैं ब्लू नील। और व्हाइट नील और ब्लू नील जब जाके मिलती हैं वो खार्तूम नामक स्थान पे जाके मिलती हैं। और एक खार्तूम नामक जो स्थान है ये सूडान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सूडान में पड़ता है। और आपको बता दें यहाँ पे जो अबेई की हम बात कर रहे हैं ये अबेई नामक स्थान भी सूडान से ही संबंधित है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना ने महिला शांति सैनिकों की जो सबसे बड़ी फौज यहाँ पे रखी है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब भारतीय सेना ने जो हमारे महिला शांति सैनिक हैं
उनकी सबसे बड़ी तैनाती जो है वो अबेई नामक स्थान पे किया है, और अबेई नामक स्थान सूडान में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। सूडान किस कॉन्टिनेंट में आता है आपको पता होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। यदि आपने रेड सी के बारे में, लाल सागर के बारे में पढ़ा होगा, लाल सागर के बारे में कौन कौन से देश इससे सीमा साझा करते हैं, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप पढ़ने गए होंगे तो आपको इस देश के बारे में अवश्य जानकारी होगी। नहीं पढ़े हैं तो जाके हॉर्न ऑफ अफ्रीका और लाल सागर से लगे हुए देशों को जरूर देख लीजिए। इसको बताइएगा, हाल ही में कौन सा देश यूरो जोन में शामिल हुआ है? यूरो जोन में शामिल होने वाला देश कौन सा है आपको बता दें। यूरो जोन में शामिल होने वाला यह 20वां देश है। इससे पहले 19 देश ऐसे थे जिनकी कॉमन मुद्रा यूरो है, और ये 20वां देश इसमें शामिल हुआ है। इसमें से कुछ देशों के नाम आप देख रहे होंगे, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, क्रोएशिया। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है क्रोएशिया, डी विकल्प। इसको बताइएगा, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित हुई? देखो, यदि 2023 से संबंधित कोई भी किसी भी कार्य समूह की बैठक के बारे में पूछ लिया जाता है और वहां पे स्थान नहीं दिया है, और जहां तक प्रश्न जब बनेगा तो वहां पे स्थान की बात नहीं होगी बल्कि देशों की बात की जाएगी, भारत और अन्य देशों की बात की जाएगी। तो याद रखिएगा, इस तरह का कोई भी सम्मेलन जिस देश में होना होता है उसी देश में उससे जुड़े हुए जो भी बैठकें होती हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रियों की बैठक हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हो, चाहे वो वित्त मंत्रियों की बैठक हो, वो सभी की सभी जो बैठकें हैं वो उसी देश में होती हैं। मतलब G20 का आयोजन भारत में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए G20 से जुड़े हुए स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, वित्त मंत्रियों की बैठक या रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां होगी, तो वो भारत में ही होगी 2023 के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न बदला है, यहाँ पे स्थान के बारे में पूछ लिया गया, हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्वास्थ्य कार्य समूह की जो पहली बैठक थी उसकी यदि हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है, ये हुई थी केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो केरल में यह बैठक आयोजित हुई थी। इसको बताइएगा, दिसंबर 2022 में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तापन के विरुद्ध कार्यवाही में सहयोग करने वाले देशों के लिए ओपन अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया है? ओपन अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब किसने बनाया है ये आपको बताना है। G20, G7, सार्क या ब्रिक्स? चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब बताइएगा। ये बनाया है G7 ने, G7 समूह ने इसको बनाया है, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो। चलो इस प्रश्न को बताओ, हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? फेफड़ों के कैंसर का पता लगाने के लिए किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने या शोधकर्ताओं ने एक विशेष उपकरण विकसित किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। देखो, इसका सही उत्तर होगा ए विकल्प, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। इसको बताइएगा, क्या बोला जा रहा है इसमें? इसमें बोला जा रहा है कि जनवरी 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित हुई? भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित हुई? देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात, भारत अमेरिका की बात हो रही है, या तो वाशिंगटन DC में होगा या तो नई दिल्ली में होगा। मतलब डरबन और लंदन, ये दो तो हो गए बाहर, ठीक है। अब 50-50 वाला चांस है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है वाशिंगटन DC, ठीक है। तो विकल्पों पर भी यदि आप ध्यान देते हो तो कई सारे प्रश्न हमारे आसानी से निकल जाते हैं। इसको बताइएगा, जनवरी 2023 में जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूं इसको आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जनवरी 2023 की में ये रिपोर्ट आई है। तो आपको होमवर्क नंबर 3 आपका है कि इसमें भारत की क्या रैंकिंग है, ये आप बताओगे। भारत की रैंकिंग क्या है ये आप बताओगे। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जवाब दूं, ठीक है। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग की बात करें तो टोटल इसमें जो है शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है 193 स्कोर के साथ, और इसमें 2 देश आते हैं, पहला है आपका जापान और दूसरा आपका है सिंगापुर, ठीक है। तो जापान और सिंगापुर को
एक समान स्थान प्राप्त हुआ है पहला, और इनकी संयुक्त रैंकिंग है 153। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? जापान, बी विकल्प सही उत्तर है। आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? बताइए, आईएमएफ की बात हो रही है। आईएमएफ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत की जो विकास दर है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, जो जनवरी माह में इन्होंने रिपोर्ट दी है। हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आरबीआई हो, ठीक है, तो इन संस्थाओं की जो इस प्रकार की रिपोर्टें आती हैं वो हर दूसरे महीने, तीसरे महीने उनका जो आकलन है वो बदलता रहता है। तो इस तरह के प्रश्नों पे हमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बहुत कम पूछे जाते हैं। हाँ, जब आप परीक्षा देने जा रहे हो उस दौरान कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आई है तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कब की पूछा जा रहा है? यहाँ पे जनवरी की पूछा जा रहा है। तो जनवरी के आधार पर यदि हम बात करें तो 6.1 आईएमएफ ने बताया था। इसको बताइएगा, भारत में ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, भारत में ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? कर्नाटक, गुजरात, मेघालय, मणिपुर। देखो, ये जो की जाएगी स्थापना, ये शिलोंग में की जाएगी। शिलोंग की बात करें तो मेघालय की राजधानी है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। इसको बताओ, हाल ही में एडीबी ने भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए, देखो इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिस राज्य के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हो, यदि आप बिहार के लिए परीक्षा देने जा रहे हो तो बिहार के संदर्भ में चाहे वो एडीबी हो, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे वो अन्य संस्थाएं हो, ब्रिक्स हो, यदि किसी ने कोई ऋण दिया है तो उसको देख लीजिए। अन्यथा अन्य राज्यों के संदर्भ में आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई राज्य एडीपी, विश्व बैंक और इस तरह की जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनके पास ऋण के लिए जाते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पे असम जो है ये इसका सही उत्तर होगा। एडीबी के बारे में लेकिन इतना पता होना चाहिए कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में देखने को मिलता है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्च भुगतान पाने वाली 25 महिला एथलीटों की सूची में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल रहे? महिला एथलीटों की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि उच्च भुगतान पाने वाली विश्व की जो 25 शीर्ष महिला एथलीट हैं उनमें क्या भारत का कोई महिला एथलीट इसमें शामिल है? यदि है तो उसकी रैंकिंग क्या है, ये आपको बताने की आवश्यकता है। बताएं, चले बताइएगा, भारत की तरफ से यदि कोई शामिल है तो उसकी रैंकिंग क्या है, ये आपको बताने की जरूरत है। देखो, भारत की तरफ से इसमें एकमात्र खिलाड़ी शामिल है, उनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की बात करें तो इनका स्थान संयुक्त रूप से 12वां स्थान है, मतलब 12वें स्थान पे उच्च भुगतान पाने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं विश्व की, उनमें 12वें स्थान पे पीवी सिंधु का नाम आता है। एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इस सूची में शामिल हैं। इस आधार पे ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। इसको बताइएगा, राज्य के सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग सक्षम करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है? राज्य के सभी पात्र खातों में जो एक्टिव हैं उनको डिजिटल बैंकिंग सक्षम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल? इन चारों में से आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, इन चारों में से आपको बताना है। चलो, इसका सही उत्तर है केरल, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब इसके बाद कुछ फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उसको भी आइए देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित फैक्ट है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या फैक्ट दिए गए हैं? यहाँ पे सबसे पहले बोला गया भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो याद रखना है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल जो देखने को मिलेंगे ये तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेंगे। अगला बोला जा रहा है भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये पुणे में लॉन्च किया गया। इस जो यहाँ पे शाब्दिक त्रुटियां हैं उसको इग्नोर करना है। अगला,
भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? तो याद रखिएगा दासपारा गांव। और दासपारा गांव कहाँ का है? त्रिपुरा का है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव बना है दासपारा। अगला, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? याद रखिएगा, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है यह है मोढेरा गांव, और ये गुजरात में पड़ता है। अगला फैक्ट, 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां चालू किया गया? ये चालू किया जैसलमेर में। तो याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां चालू किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, जो पुराने छात्र होंगे उनके पता होगा, बताया गया था। ठीक है, ये कहां स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। अगला है, भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहां बनाया गया है? ये भी तमिलनाडु में बनाया गया है। इसके बाद बात आती है अरावली की। बोला जा रहा है कि अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित कर रहा है? तो अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो है वो हरियाणा राज्य विकसित कर रहा है। अगला है, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? यह है ब्राजील। ब्राजील में वनों की सर्वाधिक कटाई 2021 में की गई है। और आप जानते हो अमेजन वनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ब्राजील में पड़ता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में जो विकसित किया जा रहा है वो लेह हवाई अड्डे को किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय महोत्सव हैं जो 2022-23 में आयोजित किए गए थे। आइए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है पहलगाम पक्षी महोत्सव। पहलगाम नाम से ही बहुत सारे लोग जान जाएंगे, क्योंकि पहलगाम जो स्थान पड़ता है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये जम्मू कश्मीर में। नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव की बात करें तो उड़ीसा से संबंधित है। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर से संबंधित है। बतुकम्मा त्योहार आपने पढ़ा होगा, बतुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना से संबंधित है। इसके बाद बात आती है आदिपुरम महोत्सव। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु से संबंधित है। आदिपुरम के बाद ओणम पर्व आता है। ओणम आप जानते हैं केरल से संबंधित है। खर्ची पूजा बोलते हैं या खर्ची उत्सव कहीं कहीं बोलते हैं, तो ये संबंधित है त्रिपुरा से। आम महोत्सव की बात करें तो जुलाई 2022 में ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसके बाद है बैखो त्योहार। बैखो त्योहार की बात करें, ये भी असम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल की बात करें तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। त्रिशूरपुरम त्योहार की बात हो रही है। त्रिशूरपुरम त्योहार केरल से संबंधित है। सिरुई लिली महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर से संबंधित है। और रोंगाली बिहू ये कहां से संबंधित है? असम से। रोंगाली बिहू या केवल बिहू पूछ लिया जाए तो असम से संबंधित है। माधोपुर मेला की बात करें तो ये गुजरात से संबंधित है। सरहुल त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरहुल त्योहार की बात करें तो झारखंड से संबंधित है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कंबाला उत्सव की बात करें तो कर्नाटक से संबंधित, आप जानते हैं रेस होती है ये, कंबाला उत्सव कर्नाटक से संबंधित है। डोल यात्रा की बात करें तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हेरात पर्व की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख से संबंधित है। रथ सप्तमी उत्सव आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर से संबंधित है। लोसार उत्सव या लोसार महोत्सव लद्दाख से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका आता है लेसांग महोत्सव। लेसांग महोत्सव सिक्किम से संबंधित है। कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर से संबंधित है। जल्लीकट्टू महोत्सव विवादित था, आप जानते हैं तमिलनाडु से संबंधित है। शिल्प ग्राम महोत्सव की बात करें उदयपुर से, राजस्थान से संबंधित है। हॉर्नबिल के बारे में अभी आपसे बात ही हुई है प्रश्न में। इसके बाद बात आती है पुष्कर महोत्सव, संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करें तो पणजी से संबंधित है। आहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर। चेरी ब्लास्म फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है, मेघालय से संबंधित है। और बोईता बंदना महोत्सव ये उड़ीसा से संबंधित है।
तो आज के लिए जो प्रमुख महोत्सव थे उसकी हमने बात कर लिया, और जो कुछ और प्रीलिम्स फैक्ट थे उनकी हमने बात कर लिया, जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे उन फैक्टों की हमने बात कर ली। और इसी तर्ज पर ये कक्षाएं आपकी आगे चलती रहेंगी, अब नियमित रहेंगी, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 2 से 3 होमवर्क जो आपको दिए गए, ठीक है। सबसे पहला जो मुझे याद आ रहा, कनाडा के बारे में मैंने आपको बोला, झीलों के बारे में, वो आप अनिवार्य रूप से बताओगे क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि पूर्वोत्तर का वो कौन सा राज्य है जहाँ के एक संतरे को जीआई टैग दिया गया है, उसके बारे में आप बताओगे। तो ये दोनों होमवर्क हैं जो आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको सबमिट करना है। आज का ये जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।